राम राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। एक्चुअली हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में बात चल रही थी, वहां किसी ने बोला कि अगले 5 साल में जियो फाइनेंस 2000 रुपए का शेयर हो सकता है। अभी इसकी करंट प्राइस है लगभग 350 के आसपास, तो यानी ये 2000 जा सकता है। तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये मेरी राय है जो कंप्लीटली गलत हो सकती है। तो आपको अपना एनालिसिस करना है, अपनी स्टडी करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की इस वीडियो में कुछ खास बात है। अगर वो खास बात आप पकड़ पाओ तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर नहीं आप पकड़ पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा कि वो खास आज की वीडियो में क्या बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। और एनालिसिस में हम वही करेंगे, सबसे पहले इसका बिजनेस समझेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल देखेंगे और फिर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट का एनालिसिस। तो सबसे पहले देखो कि कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है। तो एक बार बिजनेस को अगर आप देखोगे तो अभी तक कुछ खास बिजनेस कंपनी ने स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन स्पेकुलेशन ये है कि जिस जिस सेगमेंट में ये कंपनी आएगी वहां तहलका मचा देगी। क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस ग्रुप जिस भी बिजनेस में आता है तो फुल फ्लैश्ड आता है। मतलब जो बाकी प्लेयर्स होते हैं उनको एकदम से किक आउट ही कर देता है। जैसे टेलीकॉम बिजनेस में आया तो वोडाफोन आइडिया की क्या हालत हो गई आपको पता ही है। एयरटेल जैसे तैसे सरवाइव तो कर गया, लेकिन अब वही बात है, जियो और एयरटेल की मोनोपोली बनी हुई है। और अभी इन्होंने रेट हाइक भी कर दिया था, आपको पता ही है। तो इसलिए ये स्पेकुलेशन है कि ये जिस जिस बिजनेस में आएगा ना वहां तहलका मचा देगा। अब किन किन बिजनेस में आएगा ये समझिए, ये प्रोडक्ट समझिए। सबसे पहला है लेंडिंग बिजनेस। लेंडिंग का मतलब होता है लोन देने वाला बिजनेस। ठीक है, तो ये लोन देंगे माई जियो ऐप के थ्रू। 300 स्टोर पे ये कह रहे हैं कि इनका कुछ काम शुरू भी हो चुका है। और प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है वो समझिए। बिजनेस एंड मर्चेंट लोन, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरी, स्मॉल बिजनेस एंटिटी, ऑटो लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट शेयर। मतलब हर तरह का ये लोन देने का काम करेंगे, जैसा बजाज फाइनेंस करता है। मतलब जो बजाज फाइनेंस का काम है ना वो सारा काम जियो फाइनेंस करेगी। मतलब बजाज फाइनेंस की डायरेक्ट राइवलरी बनेगी जियो फाइनेंस। दूसरा जो काम है फिर वो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग का। ठीक है, जैसे जनरल लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एम्बेडेड इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट सॉल्यूशन। मतलब हर तरह का जो इंश्योरेंस है ना, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे ये गाड़ियों का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इस सारे बिजनेस में जियो आएगी। और तीसरा जो बिजनेस है वो है पेमेंट बैंक का बिजनेस। जैसे हम देखते हैं फोन पे है या गूगल पे है, इस टाइप का ये जो बिजनेस है ना, इसमें भी रिलायंस जियो आएगी। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो ये समझनी है कि देखो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है ना जो रिलायंस का, वो है इसके पास डाटा जो है ना वो बहुत बड़ा है। जियो के थ्रू इनके पास मतलब ये मान लो कि पूरे पॉपुलेशन का ही डाटा इनके पास है। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जियो की सिम यूज करती है। ठीक है, तो उन सब का डाटा इनके पास है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अपना कोई भी प्रोडक्ट मान लो इनको सेल करना है ना, उसकी एडवर्टीजमेंट या लोगों तक पहुंचना वो इतना आसानी से ये कर सकते हैं कि मतलब आप समझ ही जाओ कि आपका डाटा आज के दिन जिसके पास है ना, तो ये मान लो कि आपकी नब्ज उसके पास है। दूसरी बात ये है कि रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप का ये बिजनेस है या कंपनी है, तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पावर की कोई कमी नहीं है। तो लेकिन उसके साथ साथ देखो हमें रियलिटी समझनी चाहिए। पहली रियलिटी तो ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ग्रुप किसी बिजनेस में आ गया तो वो सबको बाहर फेंक देगा और अकेली मोनोपोली उसकी हो जाएगी या डुओपोली हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि रिलायंस जियो अभी 2.25 लाख करोड़ की कंपनी है। अभी एक बार देखो, आप चल के देखो, ये हम पीछे आ गए हैं। मार्केट कैप देखो इसका 2.25 लाख करोड़। यानी इतनी बड़ी कंपनी तो ये अभी हो चुकी है जब इसने कुछ बिजनेस शुरू ही नहीं किया है ढंग से। 2.25 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है। इसका जो सबसे बड़ा राइवलरी होगी वो किसके साथ होगी, मैंने अभी बताया, बजाज फाइनेंस के साथ। बजाज फाइनेंस आपको पता है हर छोटी से छोटी दुकान में आपको बजाज फाइनेंस मिल जाएगा।
हर कस्टमर को उसने कैटर किया हुआ है। मतलब कितने लोग हैं जिनके पास बजाज का कार्ड है, जो बजाज की कार्ड से ईएमआई पे सामान खरीदते हैं, बजाज से लोन लेते हैं। फिर भी आज के दिन बजाज फाइनेंस 5 लाख करोड़ की कंपनी भी नहीं है। नीचे जाके मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ पीयर्स में। ये देखो बजाज फाइनेंस कितने लाख करोड़ की कंपनी है, 4,37,00,000 करोड़ की कंपनी है। यानी आप देखोगे तो जितने की आज रिलायंस है उसकी 2 गुना से भी कम है बजाज फाइनेंस। जबकि बजाज फाइनेंस का आप देखोगे ना, एक क्वार्टर का जो सेल है, एक क्वार्टर का सेल है 15,000 करोड़ रुपए, और एक क्वार्टर का प्रॉफिट लगभग है 4,000 करोड़ रुपए। और जियो फाइनेंस का देखना आप सेल और प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये है कि बिना ही बिजनेस शुरू करे बजाज फाइनेंस की 50% तो ये वैसे ही हो चुकी है। दूसरा जो इनका है ब्रोकिंग बिजनेस, ब्रोकिंग में जो लिस्टेड कंपनियां हैं सबसे बड़ी है वो है एंजल वन। एंजल वन आज के दिन 20,000 करोड़ की कंपनी है मात्र, जो सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर है। तो ब्रोकिंग के बिजनेस में ये आएंगे। तीसरा जो पेमेंट वाला बिजनेस था, यानी यूपीआई वाला जो बिजनेस है, उसमें जितने भी प्लेयर हैं, चाहे वो फोन पे है, गूगल पे है, वो आज तक ही लॉस में चल रहे हैं, वो आज तक खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। तो रिलायंस जियो आते ही एकदम से कैसे प्रॉफिटेबल हो जाएगी। उससे अगला फिर जो इंश्योरेंस का बिजनेस है, वो भी एकदम से ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो इतनी पुरानी कंपनियां हैं उनको एकदम से जियो रिप्लेस कर देगी। देखो हर बिजनेस में मैंने बताया ऐसा नहीं होता है। टेलीकॉम में गिने चुने 3 प्लेयर थे, ठीक है, 3 में से एक को इसने लगभग किक आउट कर दिया है, पूरा किक आउट तो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अभी भी है। और जो 2 बड़ी कंपनियां बच गई हैं उनमें से एक फिर अब ये जियो हो गई है। तो इंश्योरेंस में क्या है, बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि 10-12 अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जिनमें से 5-7 पब्लिक सेक्टर की हैं और 5-7 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। तो इनमें से कितने को किक आउट कर देंगे या कितना मार्केट शेयर उनसे कैप्चर कर लेंगे। मोटा मोटा समझाने का ये मतलब है कि एक तो पहले ही ये 2.25 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि मार्केट में स्पेक्यूलेशन चलता है। स्पेक्यूलेशन मतलब सबको लगता है कि आने वाले समय में बजाज फाइनेंस को ये टक्कर दे देगी, इंश्योरेंस में ये नंबर 1 प्लेयर बन जाएगी, और ब्रोकिंग में ये नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे। जबकि हर सेगमेंट में नंबर 1 प्लेयर बनना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, मैंने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया कि वो आज के दिन ही 4.4 लाख करोड़ की कंपनी है, ये ऑलरेडी उसकी आधी तो हो चुकी है। तीसरा देखो, मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। एशियन पेंट 2.8 लाख करोड़ की कंपनी है। एशियन पेंट इंडिया ही नहीं, पूरे एशिया की नंबर 1 पेंट कंपनी है। एशियन पेंट देखो 2.8 लाख करोड़ की कंपनी है अभी, और इसका एक क्वार्टर का आप प्रॉफिट देखोगे ना, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। रिवेन्यू देखो 8700 करोड़, 9100 करोड़, 8500 करोड़ मत, और प्रॉफिट देखो 1200 करोड़, 1475 करोड़, 1200 करोड़, 1575 करोड़। यानी जो कंपनी हर क्वार्टर में 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, हर क्वार्टर में, और सेल कर रही है लगभग 9000 करोड़ की, वो 2.8 लाख करोड़ की कंपनी है। तो आप सोचो कि जियो फाइनेंस कहां स्टैंड कर रहा है अभी। हाँ, ये बात अलग है कि हर कोई ये सोच रहा है कि जियो फाइनेंस इसी सेगमेंट में आएगी और पता नहीं क्या कर देगी। तो एक बार इसका हम नीचे चल के देखते हैं डाटा। स्टॉक पी देखो 141 के पी पे अभी ट्रेड कर रही है। आरओसी आरओई देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी काम ही नहीं शुरू किया है। बुक वैल्यू 219 रुपए की है, ये अच्छी बात है। अभी करंट प्राइस 355 का है, बुक वैल्यू 219 रुपए की है, यानी ये 1.5 प्राइस टू बुक जो इसका है वो 1.5 है। बजाज फाइनेंस का आप देखोगे तो वो 5 से 6 गुना है, यानी जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस 5 से 6 गुना है, ठीक है। नीचे चल के एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सिर्फ 400 करोड़ का सेल है एक क्वार्टर में। प्रॉफिट आप नीचे चल के देखोगे तो 311 करोड़ का है, और 311 करोड़ में भी ये अदर इनकम ज्यादा है, 78 करोड़, 218 करोड़, 67 करोड़। तो यहाँ पे 218 करोड़ था, यहाँ पे प्रॉफिट है 668 करोड़। यानी अभी तक ना कंपनी की कुछ खास सेल है ना कुछ खास प्रॉफिट है, ठीक है। उससे भी नीचे चलते हैं, एक बार स्टॉक में हम ये देखते हैं कि होल्डिंग किसकी कितनी है। होल्डिंग में आप देखोगे तो FII DII
पिछले 3 क्वार्टर में इनकी होल्डिंग लगातार थोड़ा-थोड़ा कम हुई है। कम होने का एक रीज़न देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बेकार है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। क्योंकि रिलायंस जो कंपनी है, वो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पास होती है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, स्टेबिलिटी देखती है ये पोर्टफोलियो को, ठीक है? क्योंकि बड़ी कंपनी है, उतना जल्दी से गिरती नहीं है, निफ्टी का पार्ट है। तो जिसके पास जितने शेयर रिलायंस के थे, उसको उतने ही शेयर मिल गए जियो के। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 शेयर थे रिलायंस के, तो मेरे को 100 शेयर मिल गए ऑटोमेटिकली जियो के। अब मैं नहीं चाहता कि मैं जियो रखूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं जियो को सेल करूंगा। तो ऐसे ही जितने भी एफआईआई डीआई हैं, सबको इसकी होल्डिंग मिल गई। तो अब वो कितनी रखना चाहते हैं, कितनी नहीं रखना चाहते, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए वो अपनी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होल्डिंग कम कर दी है, एकदम से वो पैनिक सेलिंग आ गई है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम हुई है, लेकिन उसका मेन रीजन ये नहीं है कि कंपनी खराब है। मेन रीजन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे और टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। पहले तो मैं एक आपको ये दिखाता हूं, स्टार्टिंग में जहां से एक बार मैं एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूं। अभी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी सीरा सैनिटरी वेयर की, ठीक है? उसमें भी मैंने आपको ये पैटर्न दिखाया था। यहाँ से देखो, यहाँ पे इसमें कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो, मैं ब्रश कर लेता हूँ। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया राइट शोल्डर। यानी एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको इसमें देखने को मिला था। और जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ब्रेकआउट के बाद दोबारा से ये अपना रीटेस्टिंग के लिए आया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी नेक लाइन पे। फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, स्टॉक ऊपर गया और लगभग ये मान लो कि ये 450 के लेवल तक गया होगा शायद। देख लेते हैं अभी एक बार। हाँ, लगभग 394-95 के लेवल तक गया और अब दोबारा से लगभग 10% डाउन है और अभी 355 के लेवल पे है। तो अभी देखो, मेन चीज समझो। मेन चीज ये है कि स्टॉक में जो स्पेकुलेशन होनी थी ना, कि ये इस बिजनेस में आएगा और बहुत अच्छा काम करेगा, वो स्पेकुलेशन के क्या बोल रहा हूं मैं स्पेकुलेशन के बेसिस पे स्टॉक में इतना मोमेंटम आ चुका है। अब स्टॉक या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहेगा, वो डिपेंड करेगा अब रिजल्ट पे। अभी देखो, कंपनी 140 के पी पे ट्रेंड कर रही है, ठीक है? 140 का पी बहुत ज्यादा होता है, ये कम मेंटेन रहेगा तो कम से कम इसको 40-50% ग्रो करना ही पड़ेगा। हर क्वार्टर में ये लगेगा ना कि 10-15-20% की ग्रोथ आई रही है हर क्वार्टर में, तो ही अब कंपनी का चार्ट ऊपर जाएगा। नहीं तो जो चीज होनी थी वो मोमेंटम पहले मिल चुका है। तो अब मेन चीज ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कंपनी यहां से साइडवेज रहेगी, ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। काफी टाइम तक अगर मान लो इनके सेल्स, रिवेन्यू या प्रॉफिट अगर उस ढंग से नहीं बढ़े जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो नीचे भी आ सकती है या फिर साइडवेज रह सकती है। ऊपर अब तभी जाएगी जब मान के चलो कि इसके रिवेन्यू और प्रॉफिट उस स्पीड से बढ़ेंगे जिस स्पीड से मार्केट सोच रहा है। किस स्पीड से सोच रहा है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बजाज फाइनेंस को टक्कर दे देगी, ब्रोकिंग में नंबर 1 प्लेयर बन जाएगी, इंश्योरेंस में नंबर 1 प्लेयर बन जाएगी। 355 से 2000, 2000 का लेवल समझ रहे हो? यानी लगभग यहां से 6 गुना होना है इसको 5 साल में, ठीक है? 5 साल में 6 गुना। 5 साल में 6 गुना का मतलब आप ये समझो कि 2 साल में कंपनी को डबल होना पड़ेगा। 2 साल में कंपनी को डबल होना पड़ेगा तो आप मान के चलो 40% का सीएजीआर यहां से निकलना चाहिए, ठीक है? 40% का सीएजीआर निकलेगा और 6 गुना ये कंपनी यहां से हो गई तो कितने लाख करोड़ की हो जाएगी? अभी है 2.25 लाख करोड़ की, इसको 6 गुना कर लो। 6 का सीधा सीधा 12, 13.5 लाख करोड़, समझ रहे हो? यानी 13.5 लाख करोड़ की कंपनी ये हो जाएगी। आज के दिन इससे ऊपर की कंपनियां, 10 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनियां आज के दिन इंडियन मार्केट में सिर्फ 3 हैं। तो और दूसरी बात ये है कि ये बिजनेस मान लो हर सेगमेंट में शुरू कर भी देंगे, एकदम से कितना प्रॉफिट आएगा आपको खुद ही पता है। रिलायंस जियो शुरू के 2-3 साल क्या प्रॉफिट आया? शुरू में तो इन्होंने लॉस में काम किया, लोगों को आदत लगाई। तो ऐसे ही मान लो ये ब्रोकिंग में आएंगे तो बहुत सस्ता काम करना पड़ेगा,
बहुत सस्ता काम करेंगे, मार्केट शेयर तो मिलेगा लेकिन प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे ही ब्रोकिंग में है, ऐसे ही लोन वाले में है। लोन में क्या है कि सस्ता लोन देना पड़ेगा, सस्ता लोन देंगे तो डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सस्ता लोन क्योंकि दुनिया को दे देंगे, देने में क्या दिक्कत है, पैसे तो आप किसी को भी दे दो। लेकिन उसकी मेन होती है रिकवरी। अगर आप रिकवरी नहीं कर पाए तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कंपनी की हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। सस्ता लोन आप बांटोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा। और जो डाटा की बात है, जो सबसे प्लस पॉइंट है, तो डाटा आज के दिन बजाज फाइनेंस के पास भी सबका डाटा है। जिसने कभी बजाज फाइनेंस का लोन नहीं लिया, कोई कार्ड नहीं बनवाया, उसके पास भी बजाज फाइनेंस की तरफ से फोन आ जाते हैं। जैसे मेरे पास, मैंने कभी कोई ईएमआई नहीं ली है, कभी कोई कार्ड नहीं बनवाया है, कभी कुछ नहीं, और मेरे पास बजाज फाइनेंस के फोन आ जाते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, लोन ले लो, आपके लिए ये ऑफर है, वो ऑफर है। तो डाटा के मामले में बजाज फाइनेंस और जियो दोनों बराबर ही हैं। जियो के पास कोई अपर एज बजाज फाइनेंस से नहीं है। हाँ, बाकी कंपनियों से आप बोल सकते हो, और जो बाकी बिजनेस है, ब्रोकिंग वाले लगा लो, इंश्योरेंस वाले लगा लो, उनमें इसको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करना, और किसी और शेयर पे आप ऐसा एनालिसिस चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना। आपका कोई व्यू है तो आप कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।